हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ओम प्रकाश एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जेडब्ल्यूटी के बारे में। एंड इस वीडियो में हम जेडब्ल्यूटी के बारे में इन डेप्थ में देखेंगे, जिसके बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद जेडब्ल्यूटी। जब आप लॉगिन करते हो इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स या अमेजन, तो सर्वर आपको रिमेंबर कैसे करता है कि आप लॉग्ड इन हो? तो क्या वो सारे के सारे सेशंस को स्टोर करता है? हर एक यूजर्स के लिए सेशन एक नया क्रिएट करेगा डीबी में एंड उसको स्टोर करेगा? क्या ऐसा होता है मिलियंस ऑफ यूजर्स के लिए? तो इसका जो जवाब है वो है नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो क्या हम यूज करते हैं? हम यूज करते हैं JWT इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग सेशन फॉर ईच यूजर, बिकॉज JWT हमारा क्या है? JWT स्टेटलेस है। तो अब हम देखते हैं कि JWT क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है। यूजर क्या करता है? सबसे पहले अपने क्रेडेंशियल्स एंटर करता है ब्राउजर के अंदर एंड लॉगिन के लिए रिक्वेस्ट करता है। फिर जो हमारे क्रेडेंशियल्स होते हैं वो सबमिट हो जाते हैं एंड सर्वर के पास चला जाता है। एंड देन सर्वर क्या करता है? एक सेशन क्रिएट करता है। सर्वर वैलिडेट्स यूजर, सर्वर सबसे पहले यूजर को वैलिडेट करेगा एंड देन जब यूजर वैलिडेट हो जाएगा तो उसके बाद सर्वर क्या करेगा? एक यूनिक सेशन आईडी क्रिएट करेगा एंड उसको उस यूजर के साथ एसोसिएट कर देगा और वो सेशन जो है डीबी में स्टोर कर लेगा बैकएंड में। देन उसके बाद सर्वर हर बार चेक करता है हर एक रिक्वेस्ट पे कि यूजर जो है लॉग्ड इन है या नहीं है। सो वो क्या करता है? हर बार जब भी रिक्वेस्ट आएगी सर्वर एक्सट्रैक्ट करता है सेशन आईडी को कुकीज से या टोकन से एंड देन उसके बाद वैलिडेट करता है कि डीबी में हमारे पास वो सेशन आईडी प्रेजेंट है या नहीं है, और उसके बाद ही उसको एक्सेस मिलता है रिसोर्सेज का। सो ये था हमारा टिपिकल फ्लो, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? सेशन को मैनेज करते हैं, सेशन क्रिएट करते हैं हर एक यूजर के लिए एंड उसको मैनेज करते हैं। बट क्या हो कि अगर हमारे पास मिलियंस ऑफ यूजर होंगे तो उस केस में हमें मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड जो है हमारे डीबी में स्टोर करना पड़ेगा एज अ सेशन, एंड दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, और इसको हम स्केल भी नहीं कर सकते हैं। साथ प्रॉब्लम देखते हैं कि सेशन के साथ प्रॉब्लम क्या है। सेशन स्टोरेज, सेशन के साथ प्रॉब्लम एक तो ये है कि उसको स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है एंड हार्ड टू स्केल, काफी मुश्किल हो जाता है इसको स्केल करना मिलियंस ऑफ यूजर्स के लिए। एंड ये स्टेटफुल आर्किटेक्चर है। स्टेटफुल आर्किटेक्चर के अंदर क्या होता है कि जो स्टेट होता है हमारा वो सर्वर को याद रखना पड़ता है। बट इसका सॉल्यूशन क्या है? फिर इसका सॉल्यूशन है JWT। एंड JWT क्या है? ये एक स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है जो कि हम अभी देखने वाले हैं। अब हम देखते हैं JWT क्या है। सो JWT का फुल फॉर्म होता है जेसन वेब टोकन एंड इट इज अ सेल्फ कंटेन्ड टोकन दैट कंटेन्स यूजर इन्फॉर्मेशन। ये एक ऐसा टोकन है जिसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो ये जो हमारा टोकन होता है JWT, ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है हमारा हेडर वाला पार्ट एंड देन उसके बाद होता है हमारा पेलोड एंड देन लास्ट में हमारे पास क्या रहता है? सिग्नेचर। सो इन तीन चीजों से मिलकर हमारा टोकन बनता है। अगर हम एक एग्जाम्पल के लिए देखें टोकन किस तरीके का हमारा दिखता है, तो आप ये देख सकते हो कि ये जो पहला वाला पार्ट है, ये ग्रीन वाला पार्ट, ये तो हमारा हो गया, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये हेडर की इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड देन सेकंड व्हाइट वाला पोर्शन हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेलोड वाला पोर्शन। पेलोड के अंदर अभी हम डिटेल में देखेंगे कि हेडर, पेलोड एंड सिग्नेचर को। एंड देन थर्ड हमारा क्या है? सिग्नेचर। सो यहाँ पे ये थर्ड सेक्शन हमारा सिग्नेचर हो गया, और ये सब के सब किससे एसोसिएटेड है? ये सब कंबाइंड है विद अ डॉट। ये कंप्लीट हमारा क्या हो गया? एक सिंगल टोकन हो गया। JWT स्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे पहले हमारा पार्ट था वो क्या था? हेडर। हेडर के अंदर हेडर कुछ इस तरीके का दिखता है इन द जेसन फॉर्मेट। ALG मींस एल्गोरिथम। एल्गोरिथम किस तरीके का एल्गोरिथम हम यूज कर रहे हैं सिग्नेचर के अंदर, एंड टाइप क्या है इसका? JWT है। इसके अंदर हम हेडर के अंदर क्या रखते हैं? जैसे एल्गोरिथम किस टाइप का है या टोकन का टाइप क्या है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम हेडर के अंदर स्टोर करते हैं। अब बात करते हैं पेलोड के बारे में। तो पेलोड के अंदर हम क्या स्टोर करते हैं? पेलोड भी हमारा किस तरीके का? सेम उसी तरीके का दिखता है जेसन फॉर्मेट में। एंड इसके अंदर हम क्या स्टोर करते हैं? कॉमन क्लेम्स स्टोर करते हैं। सो कॉमन क्लेम्स लाइक यूजर की डिटेल्स हो गया एंड इशू टाइम हो गया, एक्सपायरी टाइम हो गया, ये सब का सब हम कहाँ मेंशन करते हैं? अपने पेलोड के अंदर। अगर हमें रोल बेस्ड एक्सेस भी लेना होता है तो रोल भी हमारा कहाँ जाता है? पेलोड के अंदर। कोई भी यूजर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड चीज है तो वो सारा का सारा हमारा कहाँ जाएगा? पेलोड के अंदर। एंड कोई भी मेटा डेटा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो डेटा हमारा कहाँ चला जाएगा? हेडर के अंदर। बात करते हैं सिग्नेचर की। तो सिग्नेचर के अंदर हमारा स्टोर होता है सिग्नेचर। एंड जो सिग्नेचर होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक हेडर एंड पेलोड। अगर हम यहाँ पे अगर देखें तो ये सबसे पहले क्या करता है? बेस 64 URL इनकोडिंग होती है इसकी हेडर की, एंड देन उसको डॉट के साथ ऐड किया जाता है। अगेन पेलोड का एक बेस 64 वर्जन निकाला जाता है और इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है। इन दोनों को कंबाइन के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको इस एल्गोरिथम के अंदर भेज दिया जाता है हैशिंग के लिए। एंड उसके बाद फाइनल हमें एक टोकन मिलता है जिसे हम सिग्नेचर के अंदर स्टोर करते हैं। ये कंप्लीट टोकन नहीं है, ये सिर्फ सिग्नेचर वाला पार्ट है कि सिग्नेचर कैसे हमारा जनरेट होता है। एंड इसका पर्पस क्या है? प्रिवेंटिंग टेम्परिंग।
टेम्परिंग से प्रिवेंट करता है। अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से टेम्परिंग हमारा प्रिवेंट करता है। टेम्परिंग का मतलब हो गया कि कोई भी छेड़खानी हमारे डेटा के साथ अगर कोई करता है तो ये तुरंत उसको पकड़ लेगा एंड इनवैलिडेट कर देगा सिग्नेचर की मदद से हमारे टोकन को। If someone changes the payload, signature becomes invalid. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम यूज्ड इन द JWT। हमने ये देखा था कि हेडर के अंदर हमारे पास एक ये सेक्शन होता है, एक की होती है जो कि एल्गोरिथम होती है, जो ये बताता है कि किस तरीके का एल्गोरिथम इस टोकन के अंदर यूज किया गया है साइनिंग के लिए। तो हमारे पास कई तरीके के एल्गोरिथम्स होते हैं, जिसके अंदर सबसे पॉपुलर एल्गोरिथम एक तो HMC एल्गोरिथम होता है और एक दूसरा RSA एल्गोरिथम। एंड HMC एल्गोरिथम को हम सिमेट्रिक की भी बोलते हैं। सिमेट्रिक क्यों क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसके अंदर हमारे पास एक सीक्रेट की जो होती है, उसी से हम इसको क्या करते हैं, इनकोड करते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं एंड डिक्रिप्ट भी जो है हम सेम की से करते हैं। एंड अगर हम देखें तो दीज यूजेस वन शेयर्ड सीक्रेट की फॉर बोथ साइनिंग एंड वेरीफाइंग द टोकन। टोकन को साइन करने के लिए और उसको वेरीफाई करने के लिए एक सिंगल टोकन जो हमारा एक सीक्रेट की होता है, उसी से ही हम उसको क्या करते हैं, साइन भी करते हैं एंड वेरीफाई भी करते हैं। अब बात करते हैं एल्गोरिथम्स की, तो इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल एल्गोरिथम होता है, जैसे कि HS256, HS384, HS512। सो इसके अंदर HMCA प्लस SHA का कॉम्बिनेशन होता है, ये HS256। HMCA, H से हो गया हमारा HMCA एंड S से हो गया SHA256। तो इनसे मिलकर के ये हमारा एक एल्गोरिथम बनता है, जो कि हम यूज करते हैं अपने साइनिंग एंड वेरीफाइंग टोकन के अंदर। इसका फ्लो देखें तो हमारे इस फ्लो के अंदर क्या रहता है कि सर्वर जो होता है, सर्वर साइन करता है JWT टोकन को यूजिंग सीक्रेट की, एंड उसके बाद क्लाइंट जो है उस JWT टोकन को रिसीव करता है जो जो सर्वर ने जनरेट किया है, एंड देन उसको वापस से भेजता है JWT टोकन को रिक्वेस्ट के अंदर, एंड सर्वर उसको वेरीफाई करता है विद सेम सीक्रेट की। अगर हम फ्लो देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये क्लाइंट है, एंड क्लाइंट के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सर्वर है। ये हमारा हो गया क्लाइंट, ये हो गया हमारा सर्वर। तो क्लाइंट क्या करता है, सबसे पहले रिक्वेस्ट करेगा विद क्रेडेंशियल्स, जैसे यूजर नेम एंड पासवर्ड के साथ या ईमेल के साथ, अपने क्रेडेंशियल के साथ वो लॉगिन करेगा यूजर। एंड जैसे ही हमारे बैकएंड पे आएगा कॉल सर्वर के पास, ये क्या करेगा, डीबी से वेरीफाई करेगा कि यूजर की इंफॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं है। जैसे ही डीबी से वेरीफाई हुआ कि ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है, तो ये हमारा सर्वर क्या करेगा, एक JWT टोकन जनरेट करेगा, एंड उस टोकन के अंदर जो है सीक्रेट की से वो क्या करेगा, साइन करेगा उस टोकन को। एंड वो टोकन को साइन करने के बाद जो हमारा सर्वर है वो रिस्पॉन्ड रिटर्न करेगा क्लाइंट को, एंड उसके साथ वो क्या करेगा, ये JWT टोकन भी रिटर्न करेगा। फिर नेक्स्ट कॉल जब होएगी किसी भी सर्विस को या किसी भी रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, तो वो JWT टोकन के साथ वो यूजर जो है क्लाइंट हमारा वो रिक्वेस्ट करेगा। तो सर्वर हमारा सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे क्या करेगा, इस JWT टोकन को वेरीफाई करेगा सबसे पहले यूजिंग द सेम सीक्रेट की जिससे कि उसने जनरेट किया था। उसी सेम सीक्रेट की से ये क्या करेगा, हमारा सर्वर वेरीफाई करेगा, एंड वेरीफाई करने के बाद अगर ये वेरीफाई हो जाता है, देन उसको उस पर्टिकुलर रिसोर्स का एक्सेस मिलेगा, एंड देन यूजर विल गेट द रिस्पॉन्स। अदरवाइज क्या होगा, यहीं पे फेल हो जाएगा एंड अनऑथराइज एक्सेस का एरर आ जाएगा। एग्जांपल के लिए देखें तो हमारा सिग्नेचर के अंदर हमारा क्या होता है, HMCA 256 इस तरीके से यूज होता है। सबसे पहले हमारे पास होता है हेडर। हेडर को सबसे पहले हम क्या करते हैं, base64 URL से इनकोड कर देते हैं। हेडर हमारे पास जैसे ABC या कोई भी जेसन है, एंड ये base64 URL इनकोड होने के बाद इसके ये कुछ ऐसा बन जाएगा, XYZ12 कुछ इस तरीके का एक हमारे पास base64 URL इनकोडेड फॉर्मेट आ जाएगा। इसी तरीके से सेम हमारा पेलोड के साथ होगा, एंड इन दोनों को हम ऐड कर देंगे डॉट के साथ, इन दोनों कोड को। एंड इन दोनों कोड को ऐड करने के बाद जो फाइनल हमारे पास ये कोड जनरेट होकर के मिला, इसको वापस से हम किस में पास कर देंगे, HMCA इस एल्गोरिथम के अंदर पास कर देंगे। ये एल्गोरिथम क्या करेगा, इनके कॉम्बिनेशन को यूज करके, एंड इसके साथ हम क्या पास कर रहे हैं, अगर आप देखोगे तो इसके साथ हम ये तो हमारा एक सिंगल एंटिटी हो गया, एक सिंगल पैरामीटर हो गया, एंड उसके साथ कोमा वी आर पासिंग द सीक्रेट की एज वेल। तो यूजिंग दिस सीक्रेट की एंड दिस इनकोडेड URL, ये क्या करेगा, एक सिग्नेचर क्रिएट करेगा, एंड जो सिग्नेचर जो होता है वो ही सिग्नेचर हम स्टोर करते हैं अपने JWT टोकन के अंदर, जो कि हमारा सबसे पहले हेडर होता है, एंड देन पेलोड होता है, एंड देन सिग्नेचर होता है। तो यहाँ पे जो हमारा सिग्नेचर वाला पार्ट होता है, ये फाइनल रिजल्ट होता है इसका। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फाइनल रिजल्ट किस तरीके से आया है। फाइनल रिजल्ट हमारा किस तरीके से आया है, सबसे पहले हमने हेडर को base64 URL से इनकोड करा, एंड उसको डॉट से ऐड कर दिया, किसके साथ, पेलोड का भी base64 URL वर्जन निकाला, दोनों को हमने ऐड कर दिया, एंड दोनों को ऐड करने के साथ हमने एक सीक्रेट की पास किया अपने इस एल्गोरिथम को। इस एल्गोरिथम ने इस सीक्रेट की से इस जो जनरेटेड हमारा base64 URL इनकोडेड फॉर्मेट है उसको कन्वर्ट किया, एंड देन एक सिग्नेचर टोकन हमें रिटर्न किया। अगर हम देखें इसके प्रोज क्या हैं, तो ये काफी फास्ट होता है एंड सिंपल होता है इंप्लीमेंट करना। एंड इसके कॉन्स की बात करें तो सेम की यूज्ड एवरीवेयर।
तो जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस सिनेरियो में जो सीक्रेट की है वो हम जनरेट करने के लिए भी यूज कर रहे हैं और वेरिफिकेशन के लिए भी हम सेम सीक्रेट की यूज कर रहे हैं। अगर सीक्रेट की लीक हो गया तो अटैकर कैन क्रिएट मल्टीपल टोकन्स। तो क्योंकि हम इसी सीक्रेट की मदद से हम क्या कर रहे हैं, अपना सिग्नेचर क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर ये हमारा सीक्रेट की किसी और के हाथ लग गया, यानी अटैकर के हाथ लग गया, तो वो नया सिग्नेचर्स, नए JWT टोकन खुद से ही क्रिएट कर सकता है। एंड वेरिफिकेशन तो वो आसानी से हो जाएगा क्योंकि सेम टोकन से हम वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन यही है यहाँ पे। फिर हमारे पास आता है RSA एल्गोरिथम, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक की एल्गोरिथम भी बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या रहता है, दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास प्राइवेट की एंड एक होता है हमारे पास पब्लिक की। प्राइवेट की हम यूज करते हैं साइनिंग के लिए एंड पब्लिक की यूज करते हैं सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे जब हम JWT टोकन क्रिएट कर रहे थे, उस केस में हम क्या कर रहे थे, जो हमारी सीक्रेट की थी उसी को यूज कर रहे थे। बट यहाँ पे दो सीक्रेट की हमारे पास, एक प्राइवेट की है, एक पब्लिक की है। तो प्राइवेट की से हम जनरेट करेंगे बट पब्लिक की से हम उसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरिफिकेशन वाला अगर टोकन किसी को मिल भी जाता है तो उससे वो कुछ नहीं कर पाएगा, उससे सिर्फ वो वेरीफाई कर पाएगा बट वो जनरेट नहीं कर पाएगा टोकन। सो इसलिए हम इसको सिक्योर एनवायरनमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, एसिमेट्रिक की वाला एल्गोरिथम यूज करते हैं, विच इज RSA एल्गोरिथम। एंड RSA में भी मल्टीपल टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम है, RS-256, 384 एंड 512। एंड अगर हम इसका फ्लो देखें तो इस फ्लो के अंदर हमारे पास क्या रहता है कि ऑथ सर्वर के पास जो है, ऑथ सर्वर क्या करता है, टोकन को साइन करता है यूजिंग प्राइवेट की। एंड फिर JWT टोकन जो है हमारा, किसको, JWT टोकन जनरेट होता है एंड ये क्लाइंट के पास चला जाता है। और फिर क्लाइंट क्या करता है, नए रिक्वेस्ट के साथ रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए ये JWT टोकन सेंड करता है API रिक्वेस्ट के साथ। एंड रिसोर्स सर्वर जो होता है हमारा, वो क्या करता है, वो उसके पास पब्लिक की रहता है। जब JWT टोकन इसके पास आता है API कॉल के थ्रू, तो वो उस पब्लिक की से उस टोकन को वेरीफाई करता है। अगर वो वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाती है तो रिसोर्स का एक्सेस मिल जाता है, अदरवाइज डिनाई हो जाता है। अगर हम इसके प्रोस एंड कॉन्स की बात करें तो प्रोस इसके क्या है, पब्लिक की कैन बी शेयर्ड सेफली, पब्लिक की को हम सेफली शेयर कर सकते हैं, बिकॉज अगर पब्लिक की लीक भी होती है तो इससे कोई हार्म नहीं होगा। एंड पब्लिक की मेंट टू बी शेयर्ड एंड गुड फॉर माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। एंड ये माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में काफी परफेक्टली फिट बैठता है, क्योंकि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में परफेक्टली फिट कैसे बनता है, वो ऐसे बनता है कि जैसे हमारे पास माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर हमारे पास कैसा रहता है कि यहाँ पे क्या क्लाइंट है एंड देन हमारे पास सर्वर है, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, API गेटवे है लेट्स से, क्योंकि हमारे पास माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर हम यूज कर रहे हैं। अगर आपको ये चीज नहीं समझ आ रही है कि ये जो मैं फ्लो डायग्राम अभी बना रहा हूँ, जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के बारे में, तो आप मेरी सिस्टम डिजाइन की वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने इसको काफी ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। देन यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है, क्लाइंट होता है, यहाँ पे API गेटवे रहता है हमारे पास, API गेटवे। एंड उसके बाद ये जो है हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज रहती है, मल्टीपल डिफरेंट सर्विसेज, जैसे यूजर सर्विस हो गया, प्रोडक्ट सर्विस हो गया एंड ऑर्डर सर्विस हो गया। तो ये जो API गेटवे हमारा कनेक्ट रहता है मल्टीपल सर्विसेज से। अब कोई भी रिक्वेस्ट, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है, एक ऑथ सर्विस भी रहता है। ये चीज मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, JWT ऑथेंटिकेशन फ्लो, जिसके अंदर मैंने ये काफी ब्रीफली समझा रखा है किस तरीके से ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन काम करता है माइक्रो सर्विसेज के अंदर, तो आप उसे भी देख सकते हो। एंड यहाँ पे क्लाइंट क्या करता है, सबसे पहले जनरेट करता है टोकन यहाँ से ऑथेंटिकेशन सर्वर से। ऑथेंटिकेशन सर्वर ने, ऑथ सर्वर ने क्या करा, जनरेट किया टोकन एंड इसको रिटर्न कर दिया क्लाइंट को, क्लाइंट के पास सेव हो गया। एंड कोई भी अगर इसको API रिक्वेस्ट करनी है रिसोर्स के लिए, तो वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, API गेटवे पे जाएगी। एंड API गेटवे सबसे पहले क्या करेगा, किसी भी माइक्रो सर्विस में रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए भेजने से पहले क्या करेगा, अपने ही एंड पे यहाँ पे वेरीफाई करेगा। तो यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए इसके पास एक पब्लिक की होनी चाहिए, एक की होनी चाहिए जो कि पब्लिक की है। अगर हम सेम की यूज करेंगे तो कल को अगर यहाँ ये वाली की एक्सपोज हो गई किसी भी अटैकर को, तो वो जनरेट भी कर सकता है। सो इस केस में हम क्या करते हैं, प्राइवेट की को एकदम सेपरेट रखते हैं और सर्विस के अंदर, एंड उसके बाद हम पब्लिक की को जो है शेयर कर देते हैं बिटवीन माइक्रो सर्विसेज। अगर हम मल्टीपल लेयर्स पे सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर चाहते हैं तो API गेटवे पे तो रखते ही हैं, एंड उसके बाद बेसिकली हम क्या करते हैं, माइक्रो सर्विस लेयर पे भी हम क्या कर देते हैं, टोकन शेयर कर देते हैं फॉर वेरिफिकेशन। तो इस तरीके से हर एक माइक्रो सर्विस के पास पब्लिक की रहता है उस टोकन को वेरीफाई करने के लिए, JWT टोकन को। दैट्स वाई, क्योंकि हम यहाँ पे इस केस में क्या कर रहे हैं, मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज में पब्लिक की को शेयर कर रहे हैं। अगर उसी सेम की से हम पब्लिक जनरेट भी कर रहे होंगे तो कल को हमारा लीक होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। कोई भी एक भी माइक्रो सर्विस हमारा लीक हुआ तो उससे हमारा जो क्रेडेंशियल है वो क्या हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा, और उससे यूजर क्या कर पाएगा, अटैकर जनरेट कर पाएगा एक नया टोकन। सो इस केस में अगर हमारे पास पब्लिक की है एंड प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट है, तो उस केस में अगर पब्लिक की शेयर भी हो गई अटैकर को, तो अटैकर उससे कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि पब्लिक की से हम कोई भी टोकन जनरेट नहीं कर रहे हैं। एंड टोकन जनरेशन के लिए हमारे पास एक सेपरेट प्राइवेट की है। एंड इसका अगर हम कौन देखें तो ये स्लोअर देन HMCA होता है। तो सिमेट्रिक की से ये थोड़ा सा स्लो रहता है, इसी वजह से हम इसको कई बार यूज नहीं करते हैं स्मॉल एप्लीकेशंस।
बट अगर हमें सिक्योरिटी हाई चाहिए तो उस केस में हम इसको डेफिनेटली यूज करते हैं। एंड थर्ड वन है हमारा ECDSA एल्गोरिथम, इलिप्टिकल कर्व। ये काफी हाई सिक्योर एनवायरनमेंट के लिए होता है एंड मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी एंड स्मॉलर कीज के लिए काफी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सो उस केस में हम इसको यूज करते हैं। इसके ये कुछ एल्गोरिथम टाइप्स हैं एंड इसके प्रोस क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, काफी स्मॉल साइज होता है इसका एंड फास्टर वेरिफिकेशन होता है RSA से, एंड हार्ड टू इम्प्लीमेंट होता है, काफी मुश्किल हो जाता है इसको इम्प्लीमेंट करना, कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हो जाता है इस केस में। दैट्स व्हाई वी यूज वेरी लेस। बट अगर हमारे पास बैंकिंग रिलेटेड कोई भी चीज है या फिर हाई सिक्योरिटी रिलेटेड कोई भी इन्वायरमेंट है तो उस केस में हम इसको भी यूज करते हैं। एंड एक हमारा होता है नन एल्गोरिथम, जो कि बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होता है। नाम से ही पता चल रहा है नन एल्गोरिथम मतलब कोई भी एल्गोरिथम नहीं। तो JWT स्पेसिफिकेशन अलाउ करता है कि आप एल्गोरिथम को नन भी रख सकते हो। तो एल्गोरिथम में किसी भी पर्टिकुलर एल्गोरिथम को ना असाइन करके आप उसको नन प्रोवाइड कर रहे हो। इसका मतलब है कोई भी सिग्नेचर नहीं। अगर कोई भी सिग्नेचर नहीं है तो कोई भी हमारे पास सिग्नेचर जो हमारा टोकन है वो जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उस केस में हमारा किस तरीके से दिखेगा, टोकन हेडर रहेगा एंड देन पेलोड रहेगा एंड सिग्नेचर वाला पार्ट एम्प्टी रहेगा, बिकॉज एल्गोरिथम हमारा कोई यूज हुआ ही नहीं है एंड एल्गोरिथम को यूज नहीं हुआ है तो हम उस अपने टोकन को साइन कर भी नहीं रहे हैं एंड इसको हम प्रोडक्शन में यूज नहीं करते हैं बिकॉज अटैकर्स कुड डायरेक्टली बेसिकली मॉडिफाई द पेलोड। अगर यूजर अटैकर ने पेलोड को मॉडिफाई कर दिया तो हम उसको वेरीफाई भी नहीं कर सकते कि अटैकर ने पेलोड को मॉडिफाई किया है। उसके लिए हमें सिग्नेचर वाला पार्ट चाहिए ही होता है। एंड इसको अगर हम एक समराइज फॉर्मेट में देखें तो HMCA जो है हमारा एल्गोरिथम, इसमें HS256 एंड ये सब एल्गोरिथम यूज होता है एंड की टाइप जो होता है वो सिमेट्रिक रहता है। सिमेट्रिक मतलब एक ही की से हम जनरेट भी कर रहे हैं अपना और उसी की से हम वेरीफाई भी कर रहे हैं। एल्गोरिथम डिस्क्रिप्शन अगर देखें तो शेयर्ड सीक्रेट की होता है, सीक्रेट की ही शेयर्ड हो जाता है, यूजेस द सीक्रेट की शेयर्ड सीक्रेट की फॉर द साइनिंग एंड वैलिडेशन। साइनिंग और वैलिडेशन दोनों के लिए हम सेम सीक्रेट की का इस्तेमाल करते हैं। एंड RSA के केस में क्या होता है, ये सारे एल्गोरिथम यूज किए जाते हैं एंड पब्लिक एंड प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट रहता है इसके अंदर। इसके अंदर हमारे पास जो एल्गोरिथम डिस्क्रिप्शन अगर देखें तो की पेयर रहता है एंड मैथमेटिकली ये दोनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। दैट्स वाई जो पब्लिक की होती है एंड प्राइवेट की होती है वो पेयर में जनरेट होती है एंड एक ही प्राइवेट की से हम अपने दूसरे पब्लिक की को एसोसिएट कर सकते हैं। अगर एक प्राइवेट की से कोई भी जनरेट की गई है टोकन तो किसी दूसरे पब्लिक की से उसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पेयर में जनरेट होती है और ये दोनों मैथमेटिकली रिलेटेड होते हैं आपस में। एंड थर्ड हमारा ECDSA, इसके अंदर ये सारे एल्गोरिथम यूज होते हैं एंड इसमें भी पब्लिक एंड प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट सेम यूज होता है एंड ये मोर सिक्योर रहता है एंड फास्ट भी रहता है RSA से। एंड हमारा एक लास्ट है जो कि नन, इसमें कोई भी एल्गोरिथम यूज नहीं होता है एंड इसका कोई सिग्नेचर होता ही नहीं है क्योंकि हमने कोई भी एल्गोरिथम इसके अंदर यूज नहीं किया है एंड ये तो सिक्योर बिल्कुल भी नहीं होता है एंड इसको कभी भी यूज करना भी नहीं चाहिए। बात करते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर यूज क्या किया जाता है। मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं HS256 एंड RS256। ये HS256 सिंपल एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं एंड RS256 हम यूज करते हैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर हो गया या OAuth या एंटरप्राइज सिस्टम्स के लिए यूज करते हैं। तो माइक्रो सर्विसेज के अंदर हमने क्या देखा था कि मल्टीपल हमारे पास क्या रहती है, सर्विसेज रहती हैं जिसको हमें पब्लिक की जो है हमें शेयर करना पड़ जाता है। दैट्स व्हाई वी यूज RS256। फॉर एग्जांपल यानी गूगल, OAuth, ओक्टा ये सब क्या यूज करते हैं, RS256 एल्गोरिथम यूज करते हैं टोकन जनरेट करने के लिए। एंड आपके लिए एक इंटरव्यू टिप है। अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है विच एल्गोरिथम वी शुड यूज इन द माइक्रो सर्विसेज, तो माइक्रो सर्विसेज के अंदर हमें कौन सा एल्गोरिथम यूज करना चाहिए, तो माइक्रो सर्विसेज के अंदर हमें RS256 एल्गोरिथम यूज करना चाहिए बिकॉज ऑथेंटिकेशन सर्वर साइंस द टोकन यूजिंग द प्राइवेट की एंड मल्टीपल सर्विसेज कैन वेरीफाई यूजिंग द पब्लिक की विदाउट शेयरिंग द सीक्रेट। क्योंकि हमारे पास जो ऑथ सर्विस होता है वो प्राइवेट की से साइन करेगा एंड मल्टीपल जो माइक्रो सर्विसेज हमारी हैं उनको वेरीफाई करने के लिए सीक्रेट की चाहिए होगा। तो अगर हम सेम की से ही जनरेट भी कर रहे हैं और उसको शेयर भी कर रहे हैं मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज के अंदर, तो कभी ना कभी हमारा कोई भी अगर माइक्रो सर्विस कॉम्प्रोमाइज हुआ तो हमारा जो सीक्रेट की है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो इस केस में हम पब्लिक की एंड प्राइवेट की कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं जो कि RS256 के अंदर हमारा यूज होता है एंड उसको हम यूज करते हैं, काफी सिक्योर रहता है। एंड इसके अंदर अगर हम पब्लिक की मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज को शेयर भी कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो वेरिफिकेशन के लिए यूज होता है एंड उससे वो अगर अटैकर्स को मिल भी जाता है तो भी उससे वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब हम JWT ऑथेंटिकेशन का पूरा फ्लो एक बार देखते हैं कि JWT ऑथेंटिकेशन बेसिकली काम कैसे करता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट है। क्लाइंट सबसे पहले क्या करेगा, क्लाइंट सेंड्स द लॉगिन रिक्वेस्ट, यूजर नेम एंड पासवर्ड सेंड करता है एंड ऑथेंटिकेशन सर्वर जो होता है हमारा वो क्या करता है, वेरीफाई करता है। वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले क्या 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 होगा, कॉल जाएगा DB पे, ऑथेंटिकेशन सर्वर वैलिडेट द क्रेडेंशियल यूजिंग डेटाबेस। जो यूजर नेम एंड पासवर्ड यूजर ने सेंड किया है, क्लाइंट ने सेंड किया है, उसको सबसे पहले DB से वैलिडेट किया जाएगा कि ये क्रेडेंशियल जो है करेक्ट है या नहीं है।
अगर क्रेडेंशियल्स करेक्ट हैं, उसके बाद थर्ड स्टेप में हमारा क्या होगा, सर्वर जनरेट द टोकन इन ओनली अगर हमारे क्रेडेंशियल्स वैलिड हैं। अगर इनवैलिड हुए तो तुरंत रिटर्न कर जाएगा विद एन एरर मैसेज। एंड अगर हमारा वैलिड है क्रेडेंशियल तो उस केस में क्या होगा, सर्वर जनरेट करता है JWT टोकन जिसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, हेडर, पेलोड एंड सिग्नेचर, जो कि हमने अभी ऊपर देखा। एंड JWT का जो हेडर वाला पार्ट होता है उसमें एल्गोरिथम एंड उसका टाइप मेंशन्ड होता है, पेलोड के अंदर क्लेम्स मेंशन्ड होते हैं एंड यूजर की डिटेल्स मेंशन होती है, एंड सिग्नेचर के अंदर जो हमारा होता है वो वेरीफाई करता है सेंडर को कि सेंडर ने जो भी टोकन भेजा है वो करेक्ट भेजा है या इनकरेक्ट भेजा है यूजिंग सीक्रेट की। एंड देन JWT टोकन जनरेट होने के बाद JWT टोकन रिटर्न कर दिया जाता है किसको, क्लाइंट को। फिर क्लाइंट का काम क्या रहता है कि उस टोकन को स्टोर करना। सो क्लाइंट स्टोर्स टोकन एंड सेंड्स API रिक्वेस्ट विद ऑथराइजेशन बियरर JWT। तो यूजर क्या करता है, ये जो टोकन है इसके ऑथराइजेशन के अंदर ये टोकन बियरर के साथ भेजता है, एंड बैकएंड क्या करता है, उसको रिक्वेस्ट गोज थ्रू द एंड देन उसके बाद API में रिक्वेस्ट जाती है, हमारे API गेटवे में रिक्वेस्ट जाती है। API गेटवे यहाँ है, API गेटवे में रिक्वेस्ट आया हमारे पास, एंड उसके बाद जो होता है स्टेप 7, API गेटवे वैलिडेट्स द JWT सिग्नेचर एंड एक्सपायरी। ये सारी चीजें JWT टोकन के अंदर वेरीफाई की जाती हैं। सबसे पहले सिग्नेचर वेरीफाई किया जाता है, अगर सिग्नेचर वैलिड है देन उसके बाद एक्सपायरी चेक किया जाता है कि क्या टोकन अभी भी वैलिड है या एक्सपायर है। तो ये एक्सपायरी कैसे पता चलेगा, एक्सपायरी वाला सेक्शन होता है हमारे पेलोड के अंदर। पेलोड के अंदर एक्सपायरी ऑलरेडी मेंशन होती है कि अगर हमारा ये टोकन कब एक्सपायर होगा। अगर हम मेंशन नहीं करते तो वो हमारा फॉरएवर के लिए एप्लीकेबल रहता है वो टोकन, इसलिए हमें एक्सपायरी मेंशन करनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्सिस टोकन जो होता है हमारे पास यूज फॉर ऑथराइज API कॉल। दो तरीके के टोकन हमारे जनरेट होते हैं, एक तो एक्सिस टोकन होता है और एक रिफ्रेश टोकन होता है। जब ये यहाँ पे हमारा टोकन जनरेशन का काम हुआ था तो यहाँ पे दो तरीके के टोकन जनरेट हुए थे, एक तो एक्सिस टोकन एंड दूसरा रिफ्रेश टोकन। एक्सिस टोकन जो हमारा जनरेट हुआ था वो हुआ था हमारे रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए, रिफ्रेश टोकन जनरेट हुआ था ताकि हम दोबारा से एक्सिस टोकन को जनरेट कर पाए। वो इसलिए जनरेट वो ये इसलिए यूज होता है एक्सिस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन, अभी हम आगे देखेंगे भी एक्सिस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन क्यों यूज होता है। अगर हम देखें अगर हमारा ये वेरीफाई कर लेता है टोकन, यहाँ पे API गेटवे के अंदर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है, देन गेटवे फॉरवर्ड्स द रिक्वेस्ट टू एप्रोप्रिएट माइक्रो सर्विस। एप्रोप्रिएट माइक्रो सर्विस के पास रिक्वेस्ट भेजा जाता है अगर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल रहता है। दैट मींस यूजर इज ऑथराइज्ड टू एक्सेस दीज सर्विसेज। तो यहाँ पे एक दो टर्म आता है, एक ऑथराइजेशन एंड एक ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन में क्या, ये वाला जो स्टेप होता है यूजर नेम एंड पासवर्ड के साथ जो वेरीफाई हुआ था फर्स्ट स्टेप में, वैलिडेट हुआ था, इसे बोलते हैं ऑथेंटिकेट करना। कि ऑथेंटिकेशन हमारा यूज होता है टू चेक कि यूजर इज वैलिड यूजर और नॉट। जब यूजर वैलिड हो गया एंड देन उसको एक टोकन सेंड किया जाता है, उस टोकन के अंदर उसके रोल्स मेंशन होते हैं, बेस्ड ऑन द रोल्स यूजर कैन एक्सेस दीज सर्विसेज, यानी सर्विसेज मींस रिसोर्सेज। तो बेस्ड ऑन रोल यूजर हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सेसेस, whether he can access this resource or this resource, we can limit using the access based on role। तो वो रोल कहाँ मेंशन होता है, JWT टोकन के अंदर, पेलोड के अंदर हम मेंशन करते हैं रोल, एंड बेस्ड ऑन रोल हम चेक करते हैं कि यूजर को हमारी रिक्वेस्ट आगे भेजनी है या नहीं भेजनी है। लास्ट स्टेप जो होता है हमारा माइक्रो सर्विसेज प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड सेंड रिटर्न बैक टू द क्लाइंट। तो ये हमारा पूरा फ्लो रहता है JWT ऑथेंटिकेशन का। इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, यूजर सेंड करता है क्रेडेंशियल्स, यूजर नेम एंड पासवर्ड, एंड ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाता है। रिक्वेस्ट जाने के बाद ये जो होता है सेकंड स्टेप पे हमारा क्या होता है, वैलिडेशन का काम होता है, एंड जो यूजर नेम एंड पासवर्ड है उसको वैलिडेट किया जाता है DB से। वैलिडेशन के बाद जो है हमारा थर्ड स्टेप क्या रहता है, वैलिडेट होने के बाद यूजर जो हमारा सर्वर है वो टोकन जनरेट करेगा। दो तरीके के टोकन जनरेट करेगा, एक एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन। एक्सेस टोकन हमारा यूज होता है रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, एंड रिफ्रेश टोकन यूज होता है हमारा एक्सेस टोकन को रीजनरेट करने के लिए। तो ये दोनों टोकन जब जनरेट हुआ है वो रिटर्न कर दिया जाता है सर्वर के द्वारा, एंड जो क्लाइंट होता है इन जो टोकन्स हैं उनको अपने एंड पे सेव कर लेता है, एंड सेव करने के बाद वो कोई भी रिक्वेस्ट होती है, जब भी नई रिक्वेस्ट होती है हमारे बैकएंड माइक्रो सर्विसेज पे या सर्विसेज पे, तो उसके साथ जो हमारा टोकन भेज दिया जाता है, और वो टोकन किस फॉर्मेट में भेजा जाता है, ऑथराइजेशन के अंदर। एंड देन उसके बाद जो हमारा API गेटवे है वो क्या करता है, रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करता है, एंड देन उसके बाद उसको वैलिडेट करता है टोकन को वैलिडेट करने के बाद अगर टोकन वैलिड हो जाता है, एंड देन रोल भी चेक करता है, क्लेम्स वगैरह वैलिडेट करने के बाद ये जो है रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देता है माइक्रो सर्विसेज के बाद। माइक्रो सर्विसेज क्या करती है, रिटर्न बैक करती है रिस्पॉन्स क्लाइंट को। एंड रिक्वेस्ट का एग्जांपल हम देख सकते हैं किस तरीके से भेजते हैं हम। हेडर्स के अंदर ऑथराइजेशन नाम का की रहता है, उसके अंदर हम बियरर लिख करके, एंड देन उसके बाद एक स्पेस दे करके हम अपना पूरा JWT टोकन यहाँ पे सेंड करते हैं हेडर के अंदर। अब हम बात करते हैं डिटेल में एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन के बारे में।
तो एक्सेस टोकन हमारा क्या है, एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन जो हमारा यूज होता है प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर यूज किया जाता है। एक्सेस टोकन जो होता है हमारा शॉर्ट एक्सपायरी होता है एंड ये एपीआई कॉल्स के लिए यूज किया जाता है। अगर कोई भी एपीआई कॉल हमें करनी है तो इस एक्सिस टोकन के साथ हम एपीआई कॉल करते हैं, और एक्सिस टोकन इसकी एक्सपायरी काफी शॉर्ट होती है, फॉर एग्जांपल 15 मिनट्स, बहुत ज्यादा इसको नहीं रखते हैं, सो दैट कि अगर कोई ये किसी वजह से लीक भी हो जाता है एक्सिस टोकन, तो अटैकर्स के पास लंबे समय तक के लिए इसका एक्सेस ना रहे। एंड रिफ्रेश टोकन की बात करें तो रिफ्रेश टोकन की जो एक्सपायरी होती है वो लॉन्ग रहती है, एंड इसका काम क्या रहता है, यूज टू जनरेट न्यू एक्सिस टोकन। इसका हम यूज करते हैं नए एक्सिस टोकन जनरेट करने के लिए, क्योंकि एक्सिस टोकन की जो एक्सपायरी है वो काफी कम है, एंड ये एक्सिस टोकन जो है बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें एक नया एक्सिस टोकन चाहिए होगा, तो नया एक्सिस टोकन भी कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक रिफ्रेश टोकन भेजना पड़ेगा। एंड रिफ्रेश टोकन जब आप भेजोगे, देन बैकएंड क्या करेगा, रिफ्रेश टोकन को वेरीफाई करेगा कि ये वैलिड रिफ्रेश टोकन है या नहीं है, एंड देन उसकी एक्सपायरी अगेन चेक की जाएगी कि रिफ्रेश टोकन भी वैलिड है या नहीं है। अगर रिफ्रेश टोकन भी वैलिड रहेगा, देन ओनली इट विल जनरेट अ न्यू एक्सिस टोकन, and then it will send back to client machine, and client will again like replace the old access token with the new one, so that new one के पास क्या हो, वापस से एक्सपायरी टाइम उसकी बढ़ जाए। की जो टाइमिंग होती है लाइक 7 days to 30 days, हम इस तरीके से कुछ रखते हैं रिफ्रेश टोकन की जो एक्सपायरी टाइम होती है। एंड इसका फ्लो अगर हम देखें तो एक्सेस टोकन एक्सपायर होता है, उसके बाद जो है क्लाइंट क्या करता है, एक रिफ्रेश टोकन के लिए कॉल लगाता है, एंड वो कॉल सर्वर के पास जाता है, सर्वर क्या करता है, एक नया एक्सिस टोकन जनरेट करता है और उसको क्लाइंट को भेज देता है। एंड अब हम देखते हैं एक्सिस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन के बीच में एक डिफरेंसेस देख लेते हैं, क्योंकि प्राइमरी पर्पस होता है हमारा एक्सिस टोकन ऑथराइज करने के लिए स्पेसिफिक एपीआई रिक्वेस्ट को, कि वेदर यूजर हैव दैट एक्सेस टू दैट रिसोर्स और नॉट। सो वो चेक करने के लिए कि उस यूजर के पास उस रिसोर्स का एक्सेस है या नहीं है, तो हम क्या यूज करते हैं, एक्सिस टोकन। इसके अंदर हमारे पास क्या रहता है, यूजर की डिटेल्स रहती हैं, एंड साथ में रूल्स भी रहता है उसके अंदर कि यूजर के पास इस पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए परमिशन है या नहीं है। एंड रिफ्रेश टोकन क्यों यूज किया जाता है, टू रिक्वेस्ट अ न्यू एक्सिस टोकन, बिकॉज एक्सिस टोकन जो होता है हमारा शॉर्ट लिव्ड रहता है, 15 मिनट टू 1 आवर्स, एंड जो हमारा रिफ्रेश टोकन होता है वो 7 days to 1 year। बेसिकली 1 year तक तो हम रखते नहीं है, बट यू कैन कीप इट लाइक वेरी लॉन्ग दिस रिफ्रेश टोकन बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। एंड स्टोरेज लोकेशन की बात करें तो स्टोर हम कहाँ करते हैं, ये हम यूज स्टोर करते हैं एक्सिस टोकन को ब्राउजर मेमोरी या लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करते हैं। एंड एक्सिस टोकन को हम इसके अंदर स्टोर करते हैं, एंड रिफ्रेश टोकन को हम स्टोर करते हैं HTTP ओनली या फिर कुकीज के अंदर स्टोर करते हैं। एंड एक्सपोजर रिस्क की बात करें तो ये काफी हाई एक्सपोजर, मतलब बेसिकली रिस्क रहता है इसका, सेंड विद एवरी रिक्वेस्ट, क्योंकि हर रिक्वेस्ट के साथ ये भेजा जाता है एक्सिस टोकन, दैट्स वाई इसको इसकी जो एक्सपोज होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है। रिफ्रेश टोकन की वेरी लो रहती है, बिकॉज ओनली सेंड टू रिफ्रेश एंड पॉइंट, ये सिर्फ रिफ्रेश एंड पॉइंट पे ही सेंड किया जाता है, और ये मल्टीपल एंड पॉइंट पे सेंड किया जाता है। एंड ये जब रिफ्रेश टोकन एंड पॉइंट पे सेंड किया जाता है रिफ्रेश टोकन टू जनरेट द एक्सिस टोकन, सो एक्सिस टोकन जब एक्सपायर होगा तभी सिर्फ हमें ये टोकन भेजना पड़ेगा टू जनरेट अ न्यू टोकन। बट ये एक्सिस टोकन तो हर एक एपीआई कॉल के साथ भेजना पड़ता है टू गेट द एक्सेस ऑफ दैट रिसोर्स। एंड सिक्योर मैकेनिज्म की बात करें तो ये डिजिटल साइन रहता है, एंड ये स्टेटलेस रहता है। एंड स्टेटलेस क्यों रहता है, क्योंकि ये सेल्फ कंटेंट रहता है, इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी रहती है इस टोकन के अंदर। एंड रिफ्रेश टोकन की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो रिफ्रेश टोकन रहता है वो ये भी जो हमारा रहता है, ये दो तरीके के रह सकते हैं, स्टेटफुल भी हो सकता है एंड स्टेटलेस भी हो सकता है। अगर स्टेटफुल बनाते हैं तो इसको हम डेटा डीबी में हमें स्टोर भी करना होगा, एंड इसका सेम फ्लो रहता है। अगर हम देखें रिफ्रेश का फ्लो कैसे रहता है, यूजर जो है वो क्लाइंट से रिक्वेस्ट करता है, यूजर ही क्लाइंट है बेसिकली, एंड जैसे ही क्लाइंट सेंड्स द रिक्वेस्ट, एपीआई गेटवे रिटर्न्स 401 अनऑथराइज्ड, दैट मींस जो हमारा एक्सिस टोकन है वो एक्सपायर हो गया है। अगर हमें 401 अनऑथराइज्ड एक्सिस आ रहा है, दैट मींस हमारा टोकन एक्सपायर हो चुका है। एंड फिर टोकन एक्सपायर हो चुका है तो हम क्या करते हैं, एक नया रिक्वेस्ट लगाते हैं टू स्लैश रिफ्रेश एंड पॉइंट पे विद रिफ्रेश टोकन, एंड वैलिडेशन होता है और सर्वर पे चेक किया जाता है कि रिफ्रेश टोकन डीबी के अंदर चेक करते हैं कि करेक्ट रिफ्रेश टोकन है या नहीं है। फिर करेक्ट टोकन चेक करने के बाद जो होता है रोटेशन मैकेनिज्म यूज किया जाता है इसके अंदर। रोटेशन मैकेनिज्म के अंदर हमारा क्या रहता है कि जो हमारा पुराना रिफ्रेश टोकन होता है उसको भी रिप्लेस कर दिया जाता है, सो दैट कि अगर ये रिफ्रेश टोकन किसी और के हाथों लग जाए तो उससे वो रिफ्रेश टोकन से नया एक्सिस टोकन ना जनरेट कर पाए। इसी वजह से यहाँ पे क्या कहते हैं, जब हम एक नया एक्सिस टोकन जनरेट करते हैं उसके साथ में हम रिफ्रेश टोकन भी नया जनरेट कर देते हैं और उसको डीबी में सेव कर लेते हैं रिफ्रेश टोकन को। एंड उसके बाद जो रिटर्न करते हैं हम वो एक्सिस टोकन रिटर्न कर देते हैं, एंड रिफ्रेश टोकन भी साथ में रिटर्न कर देते हैं, सो दैट कि नेक्स्ट बारी अगर हमें एक्सेस टोकन हमारा एक्सपायर हो तो वो नया रिफ्रेश टोकन जो हमने जनरेट किया है वो भेजा जाए इंस्टेड ऑफ ओल्ड वन। क्योंकि अगर ओल्ड वन किसी वजह से एक्सपोज हो गया
तो अटैकर जो है वो उससे नया एक्सेस टोकन जनरेट कर सकता है। अगर हम बात करें कि सर्वर किस तरीके से वैलिडेट करता है कि ये एक्सेस टोकन है या रिफ्रेश टोकन है, क्योंकि टोकन तो सेम ही दिखेगा दोनों केस में, रिफ्रेश टोकन हो या एक्सेस टोकन हो, दोनों जो है सेम दिखाई देगा। तो पेलोड के अंदर अगर हम बात करें तो पेलोड के अंदर एक टाइप होता है, टाइप में हम मेंशन करते हैं एक्सेस या फिर रिफ्रेश। अब क्योंकि पेलोड जो है इसके अंदर यूजर इन्फॉर्मेशन भी है, तो ये टाइप भी हम इसी के अंदर ही डिफाइन करते हैं। टाइप के अंदर हम डालते हैं ये किस टाइप का टोकन हम भेज रहे हैं, एक्सेस टोकन भेज रहे हैं या फिर रिफ्रेश टोकन भेज। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी इश्यूज की जेडब्ल्यूटी के साथ। तो टोकन चोरी हो सकता है। इफ समवन स्टील्स जेडब्ल्यूटी टोकन दे कैन कॉल एपीआईज, क्योंकि जेडब्ल्यूटी टोकन के थ्रू ही तो हम अपनी एपीआईज कॉल कर रहे थे। एंड इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम एचटीटीपीएस मेथड यूज करें एंड शॉर्ट एक्सपायरी यूज करें। एचटीटीपीएस काफी सिक्योर रहता है एंड शॉर्ट एक्सपायरी के अंदर क्या रहेगा कि अगर अटैकर्स को हमारा टोकन मिल भी जाता है तो वो हमारे जो एपीआई कॉल्स हैं वो लॉन्ग पीरियड के लिए एक्सेस नहीं कर पाएगा। काफी शॉर्ट एक्सपायरी होने की वजह से वो हमारा जो एक्सेस टोकन है वो एक्सपायर कर जाएगा, तो अटैकर्स के पास ज्यादा देर के लिए एक्सेस रहेगा नहीं। एंड रिफ्रेश टोकन की बात करें तो रिफ्रेश टोकन का भी मिसयूज किया जा सकता है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं रिफ्रेश टोकन को डीबी के अंदर एंड रोटेट टोकन मैकेनिज्म का यूज करते हैं। रोटेट टोकन के अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली जो हमने डीबी के अंदर रिफ्रेश टोकन स्टोर किया है, लेट्स से रिफ्रेश टोकन 1, एंड यहाँ पे हमने स्टोर करा हुआ है रिफ्रेश टोकन डीबी के अंदर, ठीक है, ये हमारा डीबी है एंड डीबी में हमने क्या स्टोर करा हुआ है, रिफ्रेश टोकन 1। एंड जैसे ही हमारा एक्सेस टोकन एक्सपायर होता है तो रिफ्रेश टोकन 1 पहले भेजा जाता है एंड रिफ्रेश 1 जो टोकन है उसको कंपेयर करते हैं इस डीबी वाले टोकन से। अब ये क्योंकि मैच कर जाएगा, करेक्ट मैच कर गया, अब ये क्या करेगा कि नया रिफ्रेश टोकन एंड एक्सेस टोकन दोनों जनरेट करेगा एंड क्या करेगा, इसको डिलीट करके इसकी जगह इसको रिप्लेस कर देगा नए रिफ्रेश टोकन से। एंड दोनों रिफ्रेश टोकन एंड एक्सेस टोकन दोनों क्लाइंट को सेंड कर दिए जाएंगे। इससे क्या होगा कि रिफ्रेश टोकन अगर किसी अटैकर के हाथ भी लग गया तो वो नेक्स्ट टाइम अगर उस रिफ्रेश टोकन का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो वो रिफ्रेश टोकन हमारे डीबी के अंदर है ही नहीं, तो वेरिफिकेशन के टाइम पे ही वो फेल कर जाएगा, बिकॉज दैट टोकन इज नॉट प्रेजेंट इन आवर डीबी, सो वी कैन नॉट वेरीफाई दैट एंड वी विल रिटर्न दैट दिस टोकन इज इनवैलिड। तो इस तरीके से हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं यूजिंग रोटेट टोकन मैकेनिज्म। एंड पेलोड मॉडिफिकेशन की बात करें तो यूजर पेलोड चेंज भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो रोल यूजर से चेंज करके अगर एडमिन कर देते हैं तो उस केस में किस तरीके से हम वैलिडेट करेंगे कि यूजर ने किसी अटैकर ने मॉडिफाई किया है। तो बेस्ड ऑन सिग्नेचर इसीलिए होता है, सिग्नेचर क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा उस केस में। अब हम एक इसका लाइव एग्जांपल भी देख लेते हैं कि किस तरीके से ये टोकन जो हमारा चेंज होता है और किस तरीके से हमारा सिग्नेचर वैलिडेट करता है। तो अब हम क्या करते हैं, सब अपना ब्राउजर ओपन करते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं JWT एंड एंटर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, JWT.io वाली वेबसाइट पे जाना है, जेसन वेब टोकन फर्स्ट वेबसाइट पे जाएंगे। एंड इसके यहाँ पे अगर हम देखें इस वेबसाइट पे तो दो चीजें हैं, JWT डिकोडर एंड JWT इनकोडर। सो इनकोडर से हम अपना जो इनकोड करते हैं अपना टोकन, एंड उसी टोकन को अगर डिकोड करना हो, पेलोड वगैरह निकालना हो, तो हम डिकोडर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें इनकोडर में जाते हैं, इनकोडर के अंदर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जॉन डो की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे अपना नाम ओम प्रकाश। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो राइट साइड में, जैसे मैं कोई भी चेंजेस कर रहा हूँ, कोई भी मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये जो हमारा जो टोकन है वो चेंज हो जा रहा है अकॉर्डिंग टू दैट। एंड यहाँ पे हम कुछ और भी भेज सकते हैं, जैसे कि रोल भी भेज रहा हूँ, रोल एंड रोल यूजर अभी के लिए हम यूजर रखते हैं यहाँ पे। एंड जैसे कि मैंने बात करा था कि हम एक सीक्रेट की यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमारा सीक्रेट की यहाँ पे क्या है, सीक्रेट की ये यूज कर रहे हैं हम। लेट्स से इसके आगे मैं ओम लिख देता हूँ, तो ये हमारा सीक्रेट की हो गया है। एंड इस सीक्रेट की से हमने क्या जनरेट करा, ये हमारा पेलोड हो गया। ये एल्गोरिथम HS256 हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे टोकन टाइप एंड एल्गोरिथम टाइप हमारा क्या है, HS256 एंड टाइप हमारा JWT है। एंड यहाँ पे हम पेलोड भेज रहे हैं, यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड पेलोड्स हैं वो हम भेज सकते हैं। ये हमारा है जनरेशन टाइम एंड यहाँ पे हम एक्सपायरी भी सेट कर सकते हैं कि टोकन की एक्सपायरी कब है, यहाँ पे एक नया फील्ड बना करके। ये हमारा पूरा हो गया पेलोड वाला सेक्शन। एंड थर्ड सेक्शन हो गया हमारा सीक्रेट की। तो सीक्रेट की जो जनरेट होगा वो कैसे जनरेट होगा, यूजिंग हमारे पास एक सीक्रेट की होगी, उससे एक सिग्नेचर जनरेट होगा। तो सीक्रेट की ये जो हमने सीक्रेट की यहाँ पे रखा हुआ है, ये हमारा प्राइवेट सीक्रेट की है जो कि हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। सो लेट्स से कि मैंने यहाँ पे ये सीक्रेट की यूज किया है अपने सिग्नेचर को जनरेट करने के लिए, तो ये मेरा एक टोकन जनरेट हो गया। अब इस टोकन को मैं कॉपी करता हूँ और डिकोडर में आता हूँ, एंड डिकोडर में मैं क्या करता हूँ, इस टोकन को पेस्ट करता हूँ। तो टोकन में पेस्ट करने के बाद आप राइट साइड में देख सकते हो कि जो इसका हेडर है वो सेम दिखा रहा है। एंड पेलोड में जो चीजें हमने वहां पे मेंशन की थी वो पेलोड से हम वो डेटा एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे डिकोड हो गया आसानी से। एंड सीक्रेट की हमने ये यूज किया था, ये तो सेम वेबसाइट पे, इसीलिए सीक्रेट की यहाँ पे दिखा रहा है सीक्रेट की, बट आपका ये स्टोर्ड रहेगा आपके पास। और उसके पास अगर सीक्रेट की नहीं है
अगर सीक्रेट की मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो सिग्नेचर मिसमैच आ जाएगा। एंटर सीक्रेट की टू वेरीफाई सिग्नेचर, लेट्स से कि मैंने कुछ डाल दिया ये, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सिग्नेचर जो है इनवैलिड आ गया, क्योंकि हमने सीक्रेट की दूसरी यूज करी हुई थी इसको जनरेट करने के लिए। लेट्स से यूजर ट्राई करता है इसको चेंज करने की रोल, वो सोच रहा है कि मैं रोल यूजर से कर दूं एडमिन। अगर आप देखो तो यहाँ पे ये टोकन क्या हो गया, चेंज हो गया है, और उसके पास अगर ये टोकन है नहीं, अगर उसके पास ये टोकन नहीं है लेट्स से, एंड उसके पास की थी, की तो यूजर के पास थी बट उसके पास ये सीक्रेट की नहीं थी टू जनरेट अ सिग्नेचर, तो उससे क्या होगा, हमारा सिग्नेचर बदल जाएगा। सिग्नेचर बदल गया तो वो वेरीफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो हमारी सीक्रेट की है उसके थ्रू मैं वेरीफाई करने की कोशिश करूंगा, उससे मैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जनरेट करने की कोशिश करूंगा एक नया टोकन, तो उससे मेरा मिसमैच हो जाएगा। अगर यूजर कहीं भी चेंज करने की कोशिश करता है इस जेडब्ल्यू टोकन के अंदर, तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि यूजर ने इसमें टैंपरिंग करने की कोशिश किया। तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, जेडब्ल्यू टोकन को वेरीफाई करते हैं। तो जेडब्ल्यू टोकन अगर किसी के हाथ में भी लग गया और वो यहाँ से मॉडिफाई करने की कोशिश करेगा, तो उसके पास सीक्रेट की नहीं है उस तरीके का एग्जैक्ट जनरेट करने के लिए, बिकॉज जैसे ही हम यहाँ पे अगर आप देखो, अगर मैं इनकोडिंग में जाऊँ, इनकोडर में जाऊँ, और यहाँ पे जैसे ही मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ तो आप देखना टोकन भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, अगर जरा सा भी चेंज कर दिया मैंने, ओम पी कुछ भी चेंज कर रहा हूँ, तो आप ये देख रहे हो टोकन यहाँ पे जो है सिग्नेचर यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। तो ये सिग्नेचर वो जनरेट कभी कर ही नहीं पाएगा जो हमने पहले जनरेट करा था, क्योंकि मेरे पास जो यहाँ पे सीक्रेट की है वही सीक्रेट की उसको चाहिए होगी सेम सिग्नेचर जनरेट करने के लिए। तो इस तरीके से वेरीफाई करते हैं। अब हम बात करते हैं जेडब्ल्यूटी इन माइक्रो सर्विसेज के अंदर। तो माइक्रो सर्विस के अंदर जेडब्ल्यूटी किस तरीके से काम करता है, हमारा क्लाइंट होता है, क्लाइंट के बाद हमारा क्या होता है, एपीआई गेटवे, एंड देन उसके पास मल्टीपल सर्विसेज रहता है। सो रिक्वेस्ट जो जाता है वो क्लाइंट से जाता है एपीआई गेटवे पे, एपीआई गेटवे क्या करता है, वैलिडेट करता है जेडब्ल्यूटी टोकन को, एंड देन उसके बाद ही पास ऑन करता है वैलिडेट होने के बाद ही सर्विसेज के अंदर। एंड जनरेट करने का काम क्या रहता है, ऑथ सर्विस एक हमारे पास अलग से रहता है, ऑथ सर्विस। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन फ्लो के लिए, तो आप उसको देख सकते हो। एंड देन अब हम बात करते हैं वेयर जेडब्ल्यूटी शुड बी स्टोर्ड। तो जेडब्ल्यूटी को हमें स्टोर करना कहाँ चाहिए, तो जेडब्ल्यूटी को हमें लोकल स्टोरेज में स्टोर नहीं करना चाहिए, हमें कुकीज के अंदर स्टोर करना चाहिए। एंड व्हाई कुकीज, बिकॉज कुकीज आर प्रेफर्ड बिकॉज जावास्क्रिप्ट कैन नॉट एक्सेस and protects again cross site scripting and browser automatically sends it with every request। तो ये जो होता है किसी भी जावास्क्रिप्ट के कोड से एक्सेस नहीं होता है। सो अगर कोई ट्राई करेगा इसको एक्सेस करने का किसी दूसरे ब्राउजर से या कोई स्क्रिप्ट चला करके, तब भी इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, बिकॉज जावास्क्रिप्ट से ये कुकीज एक्सेसिबल होती ही नहीं है। बट अगर एक्सेसिबल नहीं होती तो ये भेजा कैसे जाएगा हमारे बैकएंड पे, सेट कैसे किया जाएगा, सेट करने का काम है हमारा बैकएंड का। बैकएंड ये कुकीज सेट करेगा बैकएंड से रिक्वेस्ट के साथ, एंड रिस्पॉन्स में वो कुकीज हमें मिल जाएगा, एंड ब्राउजर इसको हैंडल खुद ही कर लेगा। एंड जब रिक्वेस्ट भेजना होगा तो वो कुकीज जो है हमारा ऑटोमेटिकली अटैच कर दिया जाएगा रिक्वेस्ट के साथ ब्राउजर के द्वारा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सारा का सारा काम क्या है, जो हमारा ब्राउजर ही कर लेगा। सो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, एक्सेस टोकन को जो है मेमोरी में स्टोर करना, एंड रिफ्रेश टोकन को कुकीज के अंदर स्टोर करना। मेमोरी का मतलब हो गया लोकल स्टोरेज में, एंड एचटीटीपी कुकीज के अंदर स्टोर करना रिफ्रेश टोकन को, बिकॉज रिफ्रेश टोकन से ही हम एक्सेस टोकन जनरेट कर सकते हैं। अगर रिफ्रेश टोकन किसी के हाथ लग गया तो वो एक्सेस टोकन बार बार जनरेट कर पाएगा, एंड बट एक्सेस टोकन किसी के हाथ लगा तो वो शॉर्ट लिव्ड रहता है, तो वो उससे ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। बट आप चाहो तो एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन दोनों को कुकीज के अंदर भी स्टोर कर सकते हो, हाईली सिक्योर रीजन के पर्पज से। अगर आपको हाईली सिक्योर चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन दोनों को कुकीज के अंदर स्टोर कर सकते हो। अगर हम बात करें जेडब्ल्यूटी और सेशन के बीच में डिफरेंस, तो सेशन जो होता है वो सर्वर पे स्टोर रहता है, एंड जेडब्ल्यूटी जो हमारा होता है वो क्लाइंट साइड पे स्टोर रहता है। स्केलेबिलिटी की बात करें तो ये काफी हार्ड होता है सेशन को एक्सटेंड करना, एंड जेडब्ल्यूटी काफी इजी रहता है इसको स्केल करना। डीबी रिक्वायर्ड होता है इसके लिए ऑब्वियसली, क्योंकि हमें सेशन को स्टोर करना होता है हर एक यूजर के लिए। बट जेडब्ल्यूटी के केस में क्या रहता है, हमें स्टोर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्लाइंट ही हर रिक्वेस्ट के साथ जेडब्ल्यूटी टोकन भेजेगा और उसी से डायरेक्टली वैलिडेट हो जाएगा। स्टेटलेस की बात करें तो सेशन स्टेटलेस नहीं होता है, क्योंकि इसका स्टेट जो है हमारा डीबी पे स्टोर करना पड़ता है, एंड जेडब्ल्यूटी हमारा स्टेटलेस होता है, बिकॉज हर रिक्वेस्ट एक नया रिक्वेस्ट रहता है, और उसके साथ जैसी जेडब्ल्यूटी टोकन हम भेजते हैं उसके अंदर ही सारी डिटेल्स प्रेजेंट रहती है, उसको सेपरेटली कोई भी डिटेल्स नहीं चाहिए होती है उसको वेरिफिकेशन के लिए। बट इन केस ऑफ सेशन हमारा डेटा जो स्टोर रहता है डीबी के अंदर, डीबी के अंदर से पहले निकाल के लाते हैं हम डेटा टोकन को, एंड देन उसको वेरीफाई करते हैं। सो हमें सेशन के टाइम पे सेशन जो आईडी होती है उसको रिमेंबर करने की जरूरत पड़ती है ऑन द बैकएंड साइड। बात करते हैं जेडब्ल्यूटी कब यूज नहीं करना चाहिए। अगर लॉग आउट हैवी सिस्टम है तब हमें यूज नहीं करना चाहिए, टोकन रिवोकेशन रिक्वायर्ड रहता है, उस केस में भी हमें जेडब्ल्यूटी नहीं यूज करना चाहिए, एंड बैकिंग सिस्टम में भी जेडब्ल्यूटी नहीं यूज करना चाहिए।
एंड रीजन इज रिवोकेशन इज वेरी डिफिकल्ट। आप यहाँ पे देख सकते हो कि JWT एक बार हमने जनरेट कर दिया तो वो टोकन की जो एक्सपायरी टाइम होती है तब तक के लिए वो एक्सपायर नहीं होता है, और उससे हम रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं उस ड्यूरेशन के अंदर। तो ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है टोकन के साथ इस चीज को हैंडल करना। अगर हमें लॉकआउट जल्दी कराना है तो भी हम ये चीज नहीं करा सकते हैं, एंड अगर रिवोक भी कराना है तो भी ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है। अगर हमें रिवोक कराना है तो उसको भी स्टोर करना होगा ऑन द बैक एंड साइड, तभी हम काफी उसको JWT टोकन को डिलीट कर पाएंगे और उसको रिवोक कर पाएंगे। तो काफी डिफिकल्ट होता है, दैट्स व्हाई वी डोंट यूज JWT इन these scenarios. JWT is a powerful because it enables stateless authentication, which is why it is widely used in the modern microservices and scalable backend system. तो आप ये देख सकते हो JWT काफी पावरफुल होता है एंड स्टेटलेस होता है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। ये जो है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के अंदर काफी हेवीली यूज किया जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड आई होप कि आपको JWT के बारे में काफी कुछ समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, आई विल रिप्लाई इन द कमेंट।